हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि कल हमने अपना मॉडल पेपर डिस्कस किया था जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन कर पाए थे। मॉडल पेपर हमारा सेकंड था। इसको हमें संडे को ही करना था, बट टाइम थोड़ा-सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमने मंडे को किया, बट मंडे को भी हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे और 30 क्वेश्चन पे ही हमें अपने इस सेशन को रोकना पड़ा था। तो कोशिश यही है कि आज आपके जो बचे हुए 95 क्वेश्चन हैं, वो आसानी से हो जाएँ और आप तक आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर पहुँच जाए। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं, सबसे पहले अपने मॉडल पेपर को समाप्त करते हैं, देन जो भी बातें होंगी की जाएँगी, ठीक? चलिए, तो आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है 31 नंबर के क्वेश्चन से, जो कि आपका है क्या है 31 नंबर पहुँच जाते हैं। तो कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था यही था कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपने देखा था कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब उसी के आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में उभरा और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त होते हैं, क्या चीज़ होते हैं? जो ये आपके मानव शरीर में जो उभार और रेखाओं के अनुकूल जो हम आकार देते हैं, वो किससे देते हैं? क्या हेमिंग के द्वारा देते हैं? या फिर हम पाइपिंग के द्वारा देते हैं? या हम असम कच्चे टाँके के द्वारा देते हैं? या फिर डार्ट्स के द्वारा देते हैं? तो आपने कई प्रकार के डार्ट्स देखे थे ना? यही जो डार्ट्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? तो ये हमारे शरीर में उभारों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपने ये डार्ट्स, टैक्स ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे परिधान में कटे हुए किनारे होते हैं, उनको मोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? क्या लंबी पट्टी का उपयोग करते हैं? क्या तिकोनी पट्टी का उपयोग करते हैं? चौड़ी पट्टी का उपयोग करते हैं या फिर ऑरेव पट्टी का उपयोग करते हैं? तो आप कहेंगे कि हम ऑरेव पट्टी का उपयोग करते हैं। किसका? ऑरेव, यानी कि जो ऐसे आपका तिरछा काटा जाता है, ठीक? लंबी, चौड़ी, तिकोनी ये सब पट्टियाँ नहीं उपयोग में लाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है, खेल कूद के मैदान और जो पार्क हैं क्या हैं? क्या ये भौतिक सुविधाएं हैं, व्यक्तिगत सुविधाएं हैं, मानवीय सुविधाएं हैं या फिर सार्वजनिक सुविधाएं हैं? तो आप जानते हैं कि हमने संसाधन पढ़े थे, पारिवारिक संसाधन। एक आपका था मानवीय और एक आपका था अमानवीय। मानवीय आपका जो मानव के अंदर निहित था, अमानवीय जो हमें बाहर से दिख सकता है। इसी में आपने एक पढ़ा था व्यक्तिगत सुविधाएं और एक आपने पढ़ा था सार्वजनिक। व्यक्तिगत का मतलब वो होता है जैसे जो सिर्फ आप उपयोग कर रहे हों, जैसे आपकी गाड़ी, आपका घर, ये आपका है। लेकिन सार्वजनिक सुविधाएँ ऐसी सुविधाएँ होती हैं जिसका उपयोग हर कोई करता है। जैसे जैसे खेल-कूद का मैदान हो गया, पार्क हो गए, बस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, चिकित्सालय हो गया, स्कूल हो गया। ये आपका ना तो व्यक्तिगत होता है और ना ही मानवीय अमानवीय में आता है। तो ये आपका सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपने पढ़ा ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या ये आपका सेंफोराइजिंग होता है? क्या ये क्रेपिंग होता है? क्या ये श्रेइंग होता है या फिर ये आपका टेंटरिंग होता है? तो आप कहेंगे कि कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए जो हम परिसज्जा उपयोग करते हैं, उसे हम टेंटरिंग के नाम से जानते हैं।
जब हमारा कपड़ा करघे से उतरता है, अच्छा एक पॉइंट और यहीं से ध्यान रखिएगा कि करघे से कपड़ा उतरा हुआ कपड़ा जो होता है उसे हम ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं, है ना? तो जब हमारा कपड़ा करघे से उतरता है, तो ये आपका ऐसे समान नहीं होता है, तो वो टेढ़ा-मेढ़ा होता है। तो उसे हम बाद में खींचकर सही करके टेंटरिंग प्रक्रिया के द्वारा चौरस बनाते हैं, यानी कि समान लंबाई-चौड़ाई का बनाते हैं। तो यही जो प्रक्रिया होती है आपकी टेंटरिंग कहलाती है, ठीक? बाकी आप ये सारी प्रक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। और अगर यहाँ पर एक आपकी ऐसी प्रक्रिया है जिसका नाम है क्रेपिंग। क्रेपिंग आपकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि आपकी रासायनिक भी होती है और भौतिक भी होती है, ठीक? परिसज्जा आपकी 2 प्रकार की होती है, भौतिक और रासायनिक। जब हम बात करते हैं भौतिक की, तो इसमें आप मशीनों के द्वारा चीज़ों को परिसज्जित करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रासायनिक की, तो इसमें हम रसायनों का उपयोग करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। कसूती किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? पंजाब का है, काठियावाड़ का है, उत्तर प्रदेश का है या फिर कर्नाटक का है? तो आपने इससे संबंधित क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था कल की क्लास में कि जो कसूती का संबंध है वो कर्नाटक से होता है, ठीक? कसूती का संबंध किससे है? तो कसूती का संबंध आपके कर्नाटक से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से खनिज तंतु है। अगर हमने तंतुओं को वर्गीकृत किया था, तो एक प्राकृतिक बनाया था और एक कृत्रिम बनाया था। प्राकृतिक में 3 देखा था, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। जब हमने खनिज की बात की थी तो उसमें 3 चीज़ों को देखा था, क्या? सोना, चांदी और हमारा एस्बेस्टॉस था। तो ये जो आपका एस्बेस्टॉस है, ये आपका क्या है? ये आपका खनिज तंतु है। जबकि हम रेशम और ऊन की बात करें तो ये आपका कैसा है? प्राणिज जगत का। और नायलॉन आपका क्या है? ये आपका कृत्रिम रेशा है। बाकी नायलॉन की कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने कल की क्लास में देखा था, ठीक? जैसे जीवन सुगम रेशा, धो पहनो रेशा, 20वीं शताब्दी का चमत्कार, ये सारी जो उपाधियां हैं हमने इसी को तो दी हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यहाँ पे अब थोड़ा-सा आपको क्वेश्चन मिलेगा ये आपके फिजियोलॉजी का, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपके 125 की सीरीज़ में इंक्लूड कर दिया था, तो हम थोड़ा-सा यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन-सी? पीयूष ग्रंथि नहीं है, पीनियल ग्रंथि नहीं है, थायराइड ग्रंथि नहीं है या फिर दुग्ध ग्रंथि नहीं है। तो आप कहेंगे पीनियल हो, पीयूष हो या फिर थायराइड हो। ये सारे के सारे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथि की, तो ये हमारे अंतःस्रावी के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या हैं ये? ये बहिर्स्रावी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी ग्रंथियां हैं उनके लोकेशन को थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। पूछ लिए जाते हैं कि ये जो फला ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने ही एक क्वेश्चन है कि किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि कौन-सी है? क्या थाइमस है, थायराइड है, जनन ग्रंथि है या फिर एड्रिनल ग्रंथि है? तो आप कहेंगे कि जो ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, यही हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। संख्या की बात करें, संख्या में 2 होता है क्योंकि हमारी किडनियाँ कितनी हैं? 2 हैं। तो हर किडनी के ऊपर ये ग्रंथि आपकी पाई जाती है। इस ग्रंथि की भी बड़ी विशेषता है, आगे हम पढ़ेंगे जब हम ग्रंथियों का टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात करेंगे देन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पर। सीने पर पाई जाने वाली ग्रंथि है, कौन है? थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, सेरुमैन ग्रंथि है या फिर थाइमस ग्रंथि है। ये सारे के सारे आपके ग्रंथि हैं। और सीने पर अगर हम बात करें, सीने पर पाई जाने वाली ग्रंथि है, तो यही जो आपकी थाइमस ग्रंथि होती है, यही सीने पर पाई जाती है। ठीक?
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। और आप जानते हैं हमारे शरीर में ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथ होती है। लेकिन जब हम मिश्रित ग्रंथ की बात करते हैं तो एक ग्रंथि हमारी आती है, वो कौन सी है? तो वो आपकी अग्नाशय हो जाती है। ये अग्नाशय क्या है? तो ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब अंतः और बहिर्स्रावी ग्रंथियों का मिश्रण है। ठीक। बाकी दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है अभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आज के जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो फिजियोलॉजी के हैं। मतलब मैंने जो आपका सेकंड मॉडल पेपर तैयार किया था उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजी के डाले थे। आई थिंक 30+ क्वेश्चन आपके होने चाहिए फिजियोलॉजी के। ठीक। निम्नलिखित में से बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है, अश्रु ग्रंथि नहीं है, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं ग्रंथियों से लिया गया है, क्योंकि बोन्स के टॉपिक को हमें आगे डिस्कस भी करना है, तो हमने यहाँ पर ज़्यादातर इन्हीं ग्रंथियों से, हार्मोन से, इन्हीं सब से क्वेश्चन लिया है। जब हम बात करते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें नाम आपका आता है किसका? यही जो हमारा पैराथायराइड है, यही एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हमारी बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। बाकी चाहे यकृत हो या लार ग्रंथि हो, अश्रु ग्रंथि हो, सारी की सारी ग्रंथियां आपके बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से नलिका विहीन ग्रंथि है कौन? अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, या फिर यकृत? तो आपको पता है कि जो ये नलिका विहीन ग्रंथि है उसमें नाम आपने किसका देखा था? यही जो आपका पीनियल ग्रंथि है, क्या है? ये जो आपका पीनियल ग्रंथि है, ये आपका नलिका विहीन ग्रंथि के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती हैं? क्या ये नलिका विहीन होती हैं? क्या ये नलिका युक्त होती हैं? दोनों होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब आप बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं? ये आपकी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन का स्रावण करती है? हार्मोन निकालने का कार्य किस ग्रंथि का है? देखिए, एक ग्रंथि आपकी हार्मोन का स्रावण करती है और एक ग्रंथि आपके एंजाइम का स्रावण करती है। तो सबसे पहले हम हार्मोन के स्रावण करने की बात करते हैं। ये यहाँ पर आपका श्रवण दिया गया है, बट ध्यान रखिएगा इस श्रावण की बात हो रही है, ठीक, जो स्राव करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, तो वो आपकी ग्रंथि होती है, यही जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये हार्मोन का स्राव करती हैं। जब हम बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो ये आपके एंजाइम निकालने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर क्वेश्चन आपका वही है, एंजाइम निकालने वाली ग्रंथि। तो अभी अभी आपने देखा था कि हमने बात किया था जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां थी वो क्या कर रही थी? हार्मोन का निष्कासन कर रही थी। लेकिन जब हम यही एंजाइम की बात करते हैं तो जो हमारी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं ये एंजाइम का निष्कासन करती हैं। पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। हालाँकि चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको पता है कि जो चीज़ें जब मिल जाएँ तो उन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए, आगे क्या हो किसने देखा है। ठीक? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। पीनियल ग्रंथि पाया जाता है कहाँ पर? मस्तिष्क में, गले में, सीने पर, या फिर किडनी में? ये नाम आप 4 देख रहे हैं, मस्तिष्क, गला, सीना, किडनी। इन सभी में कोई ना कोई ग्रंथि पाई जाती है। तो इनके लोकेशन, हमें जो ग्रंथियां हैं उनके लोकेशन को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। जब हम बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की, तो आपको पता है कि ये
हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाने वाली ग्रंथि है। आप किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? क्या वो आपका पीयूष ग्रंथि है, यकृत है, थाइमस ग्रंथि है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे यही जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं और ये आई थिंक हर किसी को पता होगा, क्योंकि ये जो मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड है, इसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, इसी को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि। आप देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा वही है, बस घुमा फिरा कर चीजें हमसे इस तरह से पूछी जा रही हैं कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो जब हम बात करते हैं मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि की, तो ये आपका पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, यानी कि दोनों ग्रंथियां आपके मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? यही आपकी पीनियल और साथ ही साथ पीयूष ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। अभी आपने मस्तिष्क का टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट पहले हमने पढ़ रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। हमारे गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो नाम आपको याद होगा, थायराइड। थायराइड गले में होता है, यानी कि थायराइड और पैराथायराइड, ये दोनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आपके गले में पाई जाती हैं। कहाँ पर? आपके गले में पाई जाने वाली ग्रंथि होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। हाइपोथैलेमस को और किस नाम से जाना जाता है? हाइपोथैलेमस, क्या आप इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं या सुपर मास्टर कहते हैं या दोनों कहते हैं या कुछ भी नहीं? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे कोई ग्रंथि हो, चाहे कोई रोग हो, चाहे कोई हार्मोन हो, इन सब के अगर आपको अन्य नाम मिल रहे हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें इसी आपके हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस को हम और किन नामों से जानते हैं? तो आप कहेंगे इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर और सुपर मास्टर, इन दोनों नामों से जानते हैं। ठीक, ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें डिस्कस करने हैं 75 क्वेश्चन। तो हम फटाफट उन 75 क्वेश्चनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। अश्रु ग्रंथियों से निकलने वाले आंसू का पीएच मान होता है। जो हमारे आंसू निकलते हैं उनका पीएच मान क्या होता है? 8, 9, 7.2 या फिर 8.8? तो आप कहेंगे कि जो अश्रु ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं हमारे, वो, अच्छा सबको पता होगा ना, ये थोड़ा सा नमकीन होता है, तो क्योंकि आंसू सबने पिया होगा, तो जब हम बात करते हैं आंसू के पीएच मान का, तो वो 9.2 होता है। ठीक, कभी आंसू आपको खट्टे लगे क्या? खट्टा नहीं होता है, ये हल्का नमकीन लगता है हमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन है। थोड़ा सा हार्मोन की भी चर्चा कर लेते हैं। क्या ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फिर सभी? तो आप कहेंगे कि ये सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हैं। अब चाहे वो आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो या फिर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ये सब आपके पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से निकलने वाला हार्मोन है। जो हमारा पीयूष ग्रंथि है उसके मध्य भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? क्या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या फिर मेलानोसाइटो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है?
तो आप कहेंगे ये जो पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से निकलता है हार्मोन, वो हार्मोन आपका मेलानोसाइटोस्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक? ये सारे हार्मोन हमारे ही शरीर में निकलते हैं और इनकी चर्चा बारी-बारी से होती रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 54 पर। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन क्या है? 3 हार्मोन आपने आगे से देखा, एक आपने मध्य भाग से देखा और आपको बताना है कि पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन कौन-सा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो पीछे से यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन है, ये तीनों हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बर्थ हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये आपके जो पीयूष ग्रंथि है, उसके पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन है? क्या थायराइड ग्रंथि है, थाइमस है, यकृत है या फिर पीनियल है? तो आप कहेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं शरीर की सबसे छोटी वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो वो आपकी यही पीनियल ग्रंथि होती है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 56 पर। तीसरी आँख के नाम से जाना जाता है किसको? यकृत को, अधिवृक्क को, पीयूष ग्रंथि को या फिर पीनियल ग्रंथि को? तो आप कहेंगे हम तीसरी आँख के नाम से किसको जानते हैं? यही जो आपका पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड को ही हम तीसरी आँख के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने कई चीज़ों के अन्य नाम बताए हैं, उनको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो हम इनको गलत कर देते हैं क्योंकि हमें इनके अन्य नाम नहीं पता होते हैं। अगली बात अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 57 की तो कह रहा है थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा है? एच आकार का, बटरफ्लाई आकार का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड होती है, इसका आकार एच के आकार का होता है और बटरफ्लाई के जैसे होता है, यानी कि इन दोनों के आकार का आपको देखने को मिलता है। कौन? आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या फिर यकृत ग्रंथि है। तो जब हमने बात की शरीर के सबसे बड़ी वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तो नाम आया आपका थायराइड ग्लैंड का। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्रावन से होता है। अगर हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित हो रहा है तो इससे होगा क्या? क्या मिक्सिडिमा होगा, हाशिमोटो होगा या फिर जड़वामनता होगा जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं या फिर सभी होगा? तो जब बात आती है थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन की तो ये तीनों रोग आपको देखने को मिलते हैं, मिक्सिडिमा भी, हाशिमोटो। हाशिमोटो एक लाइलाज बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं है। बाकी क्रिटिनिज्म आपको पता है बच्चों में होता है, मिक्सिडिमा वयस्कों में देखने को मिलता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। कह रहा है अधिवृक्क ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? क्या हम इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, फोरियस ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो आप बताएंगे कि जो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि है इसे हम इन तीनों नामों से जानते हैं। आपातकालीन ग्रंथि, फोरियस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों ही नामों से इनको जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61 पर। फोरियस ग्लैंड जो है हमारा, फोरियस ग्लैंड क्यों कहते हैं हम, यानी कि इस फोरियस में फोरियस का क्या मतलब है? स्ट्रेस, शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, सेक्स स्टेरॉयड या फिर उपरोक्त सभी?
एक्चुअली ये जो आपका 4 यस है, 4 यस में 4 यस का मतलब क्या है? वही आपको बताया गया है। तो यही 4 यस में 4 आ जाते हैं। कौन? स्ट्रेस, शुगर मेटाबॉलिज़्म, साल्ट मेटाबॉलिज़्म और सेक्स स्टेरॉयड। यही आपके 4 4 यस होते हैं कहने का मतलब, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो एक मिश्रित ग्रंथि है, क्या है? क्या वो यकृत है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस है या फिर अग्नाशय है? तो आप कहेंगे हम मिश्रित ग्रंथि में एक को पढ़ते ही हैं, वो हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय सबसे पहले ये एक आपकी मिश्रित ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक? अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं किसमें? यकृत में, किडनी में, पीयूष में या फिर अग्नाशय में? तो आप कहेंगे ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएँ जो हैं वो अग्नाशय में पाई जाती हैं। इन्हीं के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। जब ये अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं तो यह स्रावित नहीं होते हैं तो क्या होता है? आपका डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। मधुमेह को और किन नामों से जाना जाता है? मधुसूदन, चीनिया पेशाब या स्वीट किलर? तो आप कहेंगे ये तीनों नाम दिए जाते हैं मधुमेह को। और मधुमेह की राजधानी कौन है? भारत है। जितना आप देखेंगे हर घर में या आपके आस-पास में, आस-पास तो बहुत हो रहा है, आप हर घर में देखने को मिल जाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट। तो ये मधुमेह जो होता है, मधुमेह आपका कह सकते हैं अमीरों की बीमारी है। इसे अमीरों की बीमारी, धनाढ्यों की बीमारी कहा जा रहा था। ख़ैर इसको नहीं। मधुमेह जो है इसको हम क्या कह रहे थे, एक तो ये मधुमेह की राजधानी भारत को कहते हैं। इसको हम मधुसूदन के नाम से जानते हैं, चिनिया पेशाब के नाम से जानते हैं, स्वीट किलर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई नाम दिए गए हैं, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। महिलाओं के अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है, कौन-सा है? क्या एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप बताएँगे कि महिलाओं के अंडाशय से निकलने वाले ये तीनों हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, ये सारे के सारे जो हार्मोन हैं, ये महिलाओं के ही अंडाशय से निकलते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, शुक्राणु का जीवन काल होता है 2 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे या फिर 48 घंटे? तो ध्यान रखिएगा ये जो शुक्राणु होते हैं, इनका जीवन काल 48 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे? तो आप बताएँगे कि अंडाणुओं का जो जीवन काल होता है, वो आपका होता है 72 घंटे। अगला क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान रख लेना है। गर्भवती स्त्री के मूत्र में पाया जाने वाला जो निकलने वाला जो हार्मोन होता है, वो कौन-सा है? एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है या फिर एचसीजी है? तो आप कहेंगे कि जो स्त्रियों के गर्भवती स्त्री के मूत्र में जो हार्मोन पाया जाता है वो यही एचसीजी होता है। इसी को टेस्ट के द्वारा परीक्षण किया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि महिला को गर्भधारण किया है, महिला ने गर्भधारण किया है। ज़रा इसका फुल फॉर्म एक बार आप हमें बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। पुरुष नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जो पुरुष नसबंदी होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो पुरुष नसबंदी को हम वैसेक्टोमी से जानते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं महिला नसबंदी की, तो उसे हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। इन दोनों को कहीं एक साथ लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है।
अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के किस कोशिका से या किस सेल से इंसुलिन का स्राव होता है? अल्फा सेल से, अल्फा सेल से, गामा सेल से, बीटा सेल से या तीनों से? तो आप कहेंगे कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उनके बीटा सेल से। किस सेल से? तो जो आपका बीटा सेल है, बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है कितना होता है? तो आप सभी को ये रटा रटाया क्वेश्चन होगा, सबको याद होगा कितना पाया जाता है? 16% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द्वितीयक श्रेणी का द्वितीयक रंग होते हैं क्या? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, लाल एवं नीले, लाल और पीले के मिश्रण से बना रंग, नीला काला सफेद के मिश्रण से बना, नीला काला सफेद के मिश्रण से बना रंग, या फिर सभी? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम बात करते हैं द्वितीयक रंग की, तो वो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने हुए जो रंग होते हैं वही हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। जरा एक बार द्वितीयक रंगों का नाम बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पर। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक, मैलिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि थकान की स्थिति में कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल जमा होता है। जब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये हट जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए मांसपेशियों की थकान मापने वाला यंत्र, तो आप कहेंगे अर्गोमीटर होता है। हालांकि हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। डॉट 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 प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है क्या? घर, परिवार, पर्यावरण या फिर कौशल? तो जब हम बात करते हैं घर की, घर क्या है हमारा? तो घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्रबंधन डॉट 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 प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। क्या वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ है, समस्या प्रबंधन का अर्थ है, हल प्रबंधन का अर्थ है, या फिर कलात्मक प्रबंधन का अर्थ है? तो ये जो आपके बीच में आपके स्पेस दे दिया जाता है, यानी कि जो ये भरने वाला आ जाता है, ये आपके लिए सबसे आसान होता है कि जो आपके पास विकल्प दिए गए हैं आप उनको रख के देख सकते हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ होता है कि प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। अब ये समस्या देख के आप समस्या मत लगाइएगा, राइट आंसर आपका होगा वैज्ञानिक। हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। डॉट 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 कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको? कौशल को, अनाड़ीपन को, क्षमता को, या फिर बेवकूफ को? तो ये दोनों का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जब हम बात करते हैं कौशल की, तो जो कौशल है, कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 पर। बुफे नाम आपने सुना होगा। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे खा सकें। कैसे? सरलता से, साधारण रूप से, कठिनाई से, या फिर महत्वाकांक्षा से? तो जब हम बात करते हैं कि बुफे के लिए मेनू इस प्रकार से होना चाहिए कि जो मेहमान है उसे सरलता से खा सकें। कैसे खा सकें? तो सरलता से खा सकें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78।
जिंक फास्फाइड एक जहर के रूप में डॉट 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 के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कभी आपने चूहा मारने वाली दवा लाई हो, मतलब वो जो ऐसे आटों की लोइयों में बनाकर गोली गोली रख देते हैं, या फिर आपने देखा होगा लोग चावल पर छिड़क कर रख देते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो पाउच मिलता है उस पे लिखा होता है जिंक फास्फाइड, एक जहर है। ये क्या होता है? चूहों को मारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? जिंक फास्फाइड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। थोड़ा सा लंबा है बट बहुत ही आसान है। इसमें एक परिभाषा दी गई है जो कि है कार्य सरलीकरण की। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है? निकिलियम डॉर्सी ने कहा है, ग्रासियम कैंडल ने कहा है, वर्गीज ने कहा है, या फिर एलिजाबेथ हरलॉक ने कहा है। तो आप बताएंगे कि ये जो परिभाषा दी गई है ये निकिल और डॉर्सी के द्वारा दी गई है। ठीक, परिभाषा थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है ये वाला परिभाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। डॉट 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 एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वह है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह होते हैं। समय है, धन है, ऊर्जा है, जल है। तो आप बताएंगे कि धन तो हम किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। आप अपना पैसा किसी के साथ साझा करते हैं? कहेंगे नहीं। समय हमारा एक ऐसा संसाधन है जो कि हम सब साझा करते हैं और इस तरह से बर्बाद करते हैं कि इसकी कदर ही नहीं करते हैं, और जब आप समय की कदर नहीं करते हैं तो समय आपका भी कदर नहीं करता है। कहने का मतलब समय के प्रति ये वास्तविकता है कि हम समय के प्रति बहुत ही लापरवाह हैं। हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो हमारा पोस्टपोन्ड हो चुका है, अब एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या नोटिस में ऐसा कहीं लिखा है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा? क्या उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा? तो आप ऐसा मान के चलिए कि हो सकता है कि 21-22 जुलाई दी गई थी, 10 दिन पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। हमें तो तैयार रहना है ना? तो समय मत गँवाइए, अपना अपने एक जो आपका रूटीन है उसमें पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। माली की सेवा मज़दूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? पुरस्कार है, ऋण है, वेतन है, बोनस है। तो आप कहेंगे शारीरिक मेहनत करने वाले को मज़दूरी दी जाती है, मानसिक मेहनत करने वाले को वेतन दिया जाता है। तो जो मैनेजर है उसकी सेवा क्या हो जाती है? उसकी सेवा वेतन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य हैं। कौन है? आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे पार्कर का नाम आएगा तो हम इन सब को ध्यान रखेंगे, चाहे वो आपका आराम हो, ज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, कला हो, खेल हो, महत्वाकांक्षा हो, ज्ञान की इच्छा हो, ये सारे के सारे आपके पार्कर के प्रेरणात्मक मूल्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। गोल्डन ऑब्लांगा मान्य मानक है किसका? फर्नीचर व्यवस्था का, गृह व्यवस्था का, स्थानिक व्यवस्था का, या स्थानिक संबंध है, या फिर इनमें से उपरोक्त सभी। तो कई बार हमारे मस्तिष्क में जब हम बात करते हैं गोल्डन ऑब्लंग मान्य का, तो फर्नीचर का संबंध आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फर्नीचर से संबंधित नहीं है, इसका संबंध स्थानिक संबंध के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये जो हमारा गोल्डन ऑब्लंग है ये किसके लिए मान्य है? स्थानिक संबंध के लिए मान्य होता है। ठीक, ये हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आ जाता है 84 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कला के आधारीय तत्वों में एक है क्या? संतुलन है, लय है, रेखा है, अनुपात है। आप कहेंगे कि हमने कला के 5 सिद्धांत पढ़े हैं और 7 हमने तत्व पढ़े हैं। एक इनमें से आपका यही जो रेखा दिया गया है ये आपका कला का आधारीय तत्व है। बाकी ये तीनों ही आपके क्या होते हैं? तीनों के तीनों आपके सिद्धांत हैं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
85 की। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, भाषण है, सीखना है, आयोजन है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने गृह व्यवस्था की प्रक्रिया क्या पढ़ी है? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, यही 3 तो पढ़े हैं। तो अब 3 पढ़े हैं तो इसमें से आपका एक ही है आयोजन, और ये प्रथम चरण होता है, ठीक? तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में आयोजन क्या है? प्रथम चरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। आपके क्वेश्चन थोड़े स्पीड में हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा होगा आपको तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक? धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। जीवन चक्र के प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में या फिर सभी में। तो जब हम बात करते हैं हमारी जो जीवन चक्र की 3 अवस्थाएँ हैं और तीनों अवस्थाओं में जब हम द्वितीय अवस्था में पहुँचते हैं जिसे हम विस्तार की अवस्था कहते हैं, तो इस अवस्था में धन, समय, शक्ति सभी चीज़ों की अधिक हमें आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। घर में व्यवस्थापन है, कार्य का निष्पादन, घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन या फिर पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग। गृह या फिर घर में व्यवस्थापन का क्या मतलब है? यही होता है ना कि पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के का मुख्य साधन जो होता है आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 88 की। नेक्स्ट टाइम से अगर हमारे पास टाइम कम होगा तो हम इसको अपने जो मॉडल पेपर है इसको देखेंगे। मतलब अगर हमारा कल 60 क्वेश्चन हो गया होता तो आज हमें इतनी जल्दबाजी ना करनी पड़ती। बट आपको पता है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएगी, ठीक? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो पहले सिलाई मशीन किस धातु से बनाई गई थी? देखिए, क्वेश्चन आपके नए-नए हैं कुछ, यहाँ से जो आपके 88 से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो थोड़ा-सा आप उनको ध्यान रखते हुए चलिएगा। बात करते हैं सिलाई मशीन किस धातु की बनी थी? पहली जो सिलाई मशीन बनी थी, तांबा से, लोहा से, लकड़ी से, पीतल से। तो आप कहेंगे कि जो पहले सिलाई मशीन बनी थी, वो आपके लकड़ी से बनाई गई थी, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ नए-नए कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं, तो उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है इलियास होब ने अपनी सिलाई मशीन कब बनाकर पेटेंट करवाया? 1830 में, 1841 में, 1846 में या फिर 1853 में। तो जब बात आएगी इलियास हो की, तो उन्होंने जो सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया था, वो करवाया था 1846 में, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अमेरिका की सिलाई मशीन है, कौन है? उषा है, पफ है, श्रृंगार है या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे आपको पता है ये श्रृंगार जो सिलाई मशीन है बड़ी ही फेमस है, और ये है कहाँ की? तो आप बताएंगे ये अमेरिका की है। अमेरिका की सिलाई मशीन कौन सी है? श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। इंग्लैंड की सिलाई मशीन कौन सी है? उषा है, श्रृंगार है, पफ है। तो आप कहेंगे श्रृंगार तो हमने देखा अमेरिका की है, लेकिन जब हम बात करते हैं पफ की तो ये आपके इंग्लैंड की सिलाई मशीन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारत में 1935 में कोलकाता के एक कारखाने में डॉट डॉट नाम की सिलाई मशीन बनी। अब देखिए इसका आंसर आप तुक्का लगा सकते हैं, थोड़ा-सा 50% आपके सही हो सकते हैं, 50% गलत। आपने पफ और श्रृंगार का नाम सुन लिया, ये तो होगा नहीं। बचा आपका उषा और इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम टाइम आपको ध्यान रखना है इसमें, इनमें से कोई नहीं बहुत कम होता है। ये आपका जो उषा है, उषा ही क्या है भारत की पहली सिलाई मशीन है। ठीक, कब बनी? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता के एक कारखाने में उषा नाम की सिलाई मशीन बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर
93। आई होप कि इंग्लैंड, अमेरिका और भारत की सिलाई मशीन का नाम आपको पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, आप जानते हैं ना, जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाएं और जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, वो आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। और जो नुकसान पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, इनका जैविक अपघटन नहीं होता है, तो वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल की बात होगी, नायलॉन, पॉलीथीन, कपास या फिर सभी। तो आप कहेंगे कि ये नायलॉन, पॉलीथीन ये सब तो हमारे कृत्रिम हैं। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम जगत का जितना भी रेशा है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल रेशा होगा, जबकि प्राकृतिक जगत में पाया जाने वाला जो रेशा है वो आपका क्या होगा, वो आपका हर एक रेशा आपका क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। तो यहाँ पर कपास हमारे पास एक सिंगल रेशा ऐसा था जो कि बायोडिग्रेडेबल है। आई होप कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पर। निम्नलिखित में से नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर है पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, नायलॉन, सभी। तो आप कहेंगे ये सारे के सारे तो हमारे कृत्रिम हैं, और अभी अभी हमने देखा कि जितने भी कृत्रिम जगत के रेशे हैं सारे के सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऐसे ही कचरा भी आपका होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा। तो जरा एक एक एग्जाम्पल आप हमें दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट बहुत ही आसान है। वह सामग्री जो बैक्टीरिया, कवक जैसे जैविक एजेंट के साथ साथ सूर्य, पानी जैसे अन्य भौतिक एजेंट की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक तत्वों में विघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जब ये जो बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा जो विघटित हो जाते हैं वही तो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया बायोडिग्रेडेबल। ध्यान रखिएगा, अगर जो सामग्री बैक्टीरिया, कवक ये इन सब के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं तो वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सिंथेटिक फाइबर हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि जब सिंथेटिक है तो ये क्या होता है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सिंथेटिक यानी कि जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। जीवधारी का उसके पर्यावरण के साथ या वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है बायोनॉमी, बायोमेट्रिक, बायोनॉमिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे जीवधारी का उसके पर्यावरण के संबंध का अध्ययन जो होता है वो आपका बायोनॉमिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा है हृदय का अध्ययन, आपने पढ़ा यकृत का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो पर्वतों का अध्ययन है उसे हम ओरोलॉजी के नाम से जानते हैं या हम उसे ओरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। चावल में पाया जाने वाला स्टार्च है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चावल में स्टार्च पाया जाता है। क्या ये एमाइलोज आपका स्टार्च है, एमाइलोपेक्टिन है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं चावल में पाए जाने वाले स्टार्च की तो ये दोनों ही पाए जाते हैं, चाहे वो एमाइलोज हो या फिर एमाइलोपेक्टिन। लेकिन ये जो हमारी चावल की अलग अलग वेराइटीज होती हैं उनमें ये अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है चावल के जो लंबे दाने होते हैं, लंबे दाने वाली किस्म, जैसे हम बात कर लें बासमती, तो बड़े लंबे लंबे चावल होते हैं। इसमें अधिक मात्रा में कौन-सा स्टार्च पाया जाता है? हालाँकि पाया जाता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या है? क्या वो पेक्टिन है या फिर एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोज है या फिर टाइलिन है? तो आप कहेंगे कि जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है वो आपका यही एमाइलोज होता है। ठीक? हमने शतक लगा लिया है।
अब हमारे 25 क्वेश्चन और बच रहे हैं जिनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोग है? हृदयाघात, लीवर सिरोसिस, बबल बेबी रोग या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो आनुवांशिक रोग है, ये आपका बबल बेबी जो रोग होता है, ये आपका आनुवांशिक रोग होता है। जबकि आपको पता है हृदयाघात हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, इनको हम आनुवांशिक में नहीं रखते हैं। ये तो हमारे खान पान से होने वाला रोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जरा इसी के साथ हमें आप हृदय का अध्ययन और यकृत का अध्ययन बता दीजिएगा, क्योंकि लीवर सिरोसिस का संबंध आपके लीवर से होता है और आपका जो दूसरा क्या था, हृदयाघात का संबंध आपके हार्ट से होता है। बीएमडी, बीएमडी नाम आप सभी ने सुना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मिनरल डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी डिस्टेंस है, या फिर बोन मिनरल डेंसिटी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि जो बीएमडी है, इसका पूर्ण रूप बोन मिनरल डेंसिटी है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है, आगे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर ये बोन से संबंधित है तो हड्डियों से संबंधित कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा होगा किसी रोग का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन है 103। जार्विक सेवन है, कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम किडनी है, कृत्रिम हृदय है, या फिर कृत्रिम फेफड़ा है। तो आप कहेंगे ये ना यकृत है, ना किडनी है, ना फेफड़ा है। जार्विक सेवन आपका एक कृत्रिम हृदय होता है। ठीक, जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन आपका एक कृत्रिम हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है 104। पहला कृत्रिम हृदय किस रोगी को लगाया गया था? रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट जार्विस को, या फिर वर्नो क्लार्क को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जार्विक सेवन रखा गया था, ये इसकी खोज जो की थी वो यही रॉबर्ट जार्विक ने की थी। तो इन्हीं के नाम पर उसका नाम जार्विक सेवन रख दिया गया। लेकिन जो पहला कृत्रिम हृदय लगाया गया था, वो लगाया किसको गया था? तो वो वार्ने क्लार्क को लगाया गया था। ठीक, तो दोनों पॉइंट को आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। पहला कृत्रिम हृदय कब प्रतिस्थापित किया गया? आपने देखा कि किसको किया गया था, अब आपको बताना है कि कब किया गया। 1880 में, 1980 में, 1982 में, या फिर 1910 में। तो हम बताएंगे कि जो पहला कृत्रिम हृदय प्रतिस्थापित किया गया था, उसे हम 1982 में किए थे। ठीक, किसमें? तो नाम अभी आपने ऊपर देखा था, वार्ने क्लार्क का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है अंगोरा बकरे से, लामा से, अंगोरा खरगोश से, या फिर उपरोक्त सभी से। आप बताएंगे कि अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है वो किससे होता है? तो वही जो हमारा अंगोरा खरगोश होता है, उसी से हमें अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। ज़रा ये बताइए कि अंगोरा बकरी से जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। मोहेर प्राप्त होता है अंगोरा खरगोश से, लामा से, अंगोरा बकरे से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि अभी अभी हमने देखा था खरगोश से तो हम प्राप्त कर रहे थे अंगोरा ऊन। जब हम बात करते हैं मोहेर की, तो मोहेर अंगोरा बकरे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बिडाल परीक्षण, एलिसा परीक्षण, बीएमडी परीक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि बिडाल परीक्षण आप कहाँ पर करते हैं? क्या ये आप टाइफाइड वगैरह में करते हैं या हैजा में करते हैं, कहाँ पर करते हैं? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ही एलिसा का बता दीजिएगा, क्या हम इसको हैजा में करते हैं, एड्स में करते हैं, या फिर किस में करते हैं? ज़रा इसको भी बता दीजिएगा। बाकी आपको पता है कि जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, तो इसकी पहचान के लिए हम बीएमडी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी आपने देखा था बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है।
109 क्वेश्चन है आपका। NFHS का फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिलियर हेड सर्विस, नेशनल फैमिली हेड सैंपल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा NFHS है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 110 है, मीनाकारी का संबंध है कहाँ से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो वैसे तो आपने कई नाम सुने हैं, बट ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं मीनाकारी की तो इसका संबंध आपके राजस्थान से हो जाता है। कहाँ से? राजस्थान से इसका संबंध हो जाता है मीनाकारी का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। लीवर की बीमारी से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क की कार्य क्षमता में गिरावट कहलाता है क्या? क्या आप इसे हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी कहते हैं, या आप इसे हेपेटोलॉजी कहते हैं, वेरिकोज कहते हैं, या फिर आप इसे इंसेफेलोपैथी के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो लीवर की बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं उनके मस्तिष्क की कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है, और ये जो कार्य क्षमता में गिरावट आई है इस गिरावट को हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 112, कह रहा है CERC का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसोर्स सेंटर, कंज्यूमर इमरजेंसी एंड रिसर्च सेंटर, या फिर कोई नहीं। तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। CERC का फुल फॉर्म जो होता है वो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 113, खेड़ा संचार परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1960, 1965, 1970 या फिर 1975? जब हम बात करते हैं किसकी, खेड़ा संचार परियोजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। 1975 में और किस चीज़ की शुरुआत हुई थी उसे हम अगर हम बात करते हैं 1975 की, तो इसमें और किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? तो एक दो योजना का नाम आप हमें बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, खेड़ा संचार परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई, ये कब तक चली? यानी कि जो ये खेड़ा संचार परियोजना है ये कब से लेकर कब तक चली? तो कब से शुरू हुई ये तो हमें पता है, लेकिन कब तक चली ये बताना है। तो क्या ये 1980 तक चली, 1985 तक चली, 1982 तक चली, या फिर 1990 तक चली? तो आप बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत 1975 से हुई थी और ये 1990 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 115, एडिपिक एसिड का अंतिम समूह है क्या? अमीनो एसिड है या अमीनो समूह है, कार्बोक्सिल समूह है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा एडिपिक एसिड है इसका अंतिम समूह जो होता है वो कार्बोक्सिल समूह का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का अंतिम समूह क्या है? क्या ये कार्बोक्सिल समूह है? आप कहेंगे ये तो एडिपिक एसिड का है। अमीनो समूह है? तो आप कहेंगे हाँ। कार्बोक्सिल समूह हमारा एडिपिक एसिड का था, लेकिन जो हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का अंतिम समूह है ये हमारा अमीनो समूह का होता है। आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे थोड़ा सा गेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, क्या कह रहा है? धागे की लंबवत स्थिति कहलाती है ऑफ ग्रेन, ऑन ग्रेन, बायस, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर तीनों चीजों को देख लीजिएगा। जैसे जो धागे की लंबी स्थिति है ये इसे हम कहते हैं ऑन ग्रेन, और जो आड़ी स्थिति है उसे हम कहते हैं ऑफ ग्रेन। बायस क्या है? ये जो तिरछा होता है इसे हम बायस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो धागे का जो लंबवत है उसे हम ऑन ग्रेन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, ऊन के छोटे तंतुओं को कहा जाता है को फ्लाक्स,
लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हमारे ऊन के छोटे तंतु हैं, उनको हम फ्लास्क के नाम से जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटा-सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन है 119 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिसज्जा यांत्रिक व रासायनिक दोनों विधियों से की जाती है? और इसको हमने शायद 2-2 बार डिस्कस कर लिया है। क्या ये टिंटरिंग है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये क्रेपिंग है? आप कहेंगे हाँ। यही जो हमारी क्रेपिंग परिसज्जा होती है, ये हमारी यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधियों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, अनाकर्षक लगता है, अधिक उपयोगी होता है, मजबूत होता है। आप कहेंगे जब हम बिना परिसज्जा की बात करते हैं तो हमारा कपड़ा अनाकर्षक लगता है। अगला क्वेश्चन है 121 है आपका। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूड़ का प्रयोग क्या है? अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है, खराब होता है या फिर कोई भी सही नहीं है? आप कहेंगे कि जब हमारे गंदे कपड़े की बात होगी तो गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हमारा श्रेयस्कर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, अस्थिरीकरण तथा विकर्ण का प्रयोग किया जाता है या करना चाहिए? पुनरावृत्ति, संतुलन, लय, समानुपात, अनुपात। मैंने आपको अंडरलाइन करके पुनरावृत्ति 2 बार बताया। तो पुनरावृत्ति आप किस में करते हैं? ये आप लय में करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। सजावट का सिद्धांत है क्या? प्रकाश नमूना, अनुरूप अनुरूपता, अनुपात अनुरूपता, बनावट रूप, रेखा स्थान। आप कहेंगे ये सारे तो हमारे तत्व हैं। सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही दिया गया है, अनुपात अनुरूपता। ये हमारे सजावट का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है 124। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है? आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेयान हो गया, खनिज तंतु हो गया, प्राणिज तंतु, वानस्पतिक। इनमें से मात्र एक हमारा रेयान ही है जो कि प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं होता है। बाकी सारे के सारे हमारे चाहे प्राणिज हों, चाहे आपके वानस्पतिक हों, चाहे खनिज तंतु हों, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक तंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कि भारत में नहीं, जापान में नहीं, फ्रांस में नहीं, हुआ कहाँ था? चीन में। चीन जो है वो रेशम का जन्मदाता है। रेशम की देवी जो है वो सी ची हैं। रेशम को हम एक राजसी रेशा कहते हैं। ये वैभव का प्रतीक होता है, बहुत ही हल्का होता है, की की कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ जो ये कीड़े के पालने की प्रक्रिया होती है, इसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। आपके रेशम में प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन और सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। इसी गोंद को हटाने के लिए हम इस पर डिगमिंग प्रोसेस करते हैं। इसी डिगमिंग प्रक्रिया के दौरान जो हमारा रेशम है इसका भार काफ़ी कम हो जाता है, तो इसके लिए हमें अलग से एक प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसे हम भारण प्रक्रिया कहते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि भारण प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो आप बताते हैं रेशम से है। ठीक। तो ये कुछ रेशम के बेसिक क्वेश्चन थे जिनको आपको ध्यान रखना है। रेशम आपका स्टेपल ना होकर क्या होता है? फिलामेंट होता है जो कि प्राकृतिक जगत में अपवाद होता है। आज के लिए यही हमारे 125 क्वेश्चन हैं, यानी कि कल तो 30 हमने किया था, बचे हुए 95 क्वेश्चन हैं। हमने बड़े ही स्पीड में क्वेश्चनों को किया है। 1 घंटे में लगभग हमने अपने पूरे के पूरे 95 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अदरवाइज़ आपको पता है कि हम बहुत ही आराम से शिथिलता के साथ में पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन हम करते हैं। लेकिन आज आपको पता है हमारी स्पीड दोगुनी हो गई थी और हमने 50 क्वेश्चन की जगह 95 क्वेश्चन कर लिया 1 घंटे में। बट उम्मीद है कि क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं था जो कि आपको समझ में ना आया हो।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी कल भी बता दिया था कि थोड़ा-सा भी टाइम मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि थोड़े दिनों में आपकी ये जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तब तक के लिए बस आप लोग अपना रिवीज़न वगैरह करते रहिए। बाकी क्लासेज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएँगी पर डे, बट थोड़ा-सा टाइम ऊपर-नीचे हो सकता है। क्लासेज़ 1 घंटे की जगह आपकी 35 मिनट, 30 मिनट की हो सकती हैं, बट आपको क्लासेज़ कंटिन्यू मिलेंगी, ताकि ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई से वंचित हो जाएँ। जब आपको एक क्लास मिलती है ना, तो आपका एक रूटीन बना रहता है कि नहीं, हाँ, हमें ये क्लास लेनी है। अगर आपको अंदर से है कि हमें पढ़ना है तो। अदरवाइज़ तो बहाने 100 मिल जाते हैं कि आज ये नोटिस हुआ, कल वो नोटिस हुआ, एग्ज़ाम नहीं होगा, पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसल हो गया, क्या हो गया, दुनिया भर का होता रहता है। हमारा काम है पढ़ाई करना। यहाँ पर मैं आपको क्यों कह रही हूँ, मतलब हमें पता नहीं है ना कि एग्ज़ाम कब हो जाए, कब ना हो जाए, कोई इनका फ़िक्स नोटिस तो निकालते नहीं है कि नहीं एग्ज़ाम कैंसल हो गया, अब नहीं होगा या कब होगा। जब हमें कुछ नहीं पता, जैसे हमने 3 साल इंतज़ार किया, पढ़ाई किया, वैसे ही कुछ थोड़ा-सा और कर लेते हैं और पढ़ाई को करते रहते हैं। पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आज के लिए बस यही इतना रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ में फिजियोलॉजी के। अदरवाइज़ अभी भी आपका क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हो सकेगा तो कल प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज़ हम अपनी थ्योरी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपका थ्योरी वाला पोर्शन तैयार कर लिया है। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीज़न ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ नया पढ़ें या ना पढ़ें, आपने जो पुराना पढ़ा है उसे बार-बार पढ़ने की कोशिश करिए, यही आपको सफलता की ओर ले जाएँगे। ठीक? चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीज़न करिए, प्रैक्टिस वगैरह लगाते रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। ठीक? चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।